31 क्वेश्चन है कि नागार्जुन की भाषा क्या है? ब्रज है, अवधी, खड़ी बोली, संस्कृति। तो नागार्जुन की भाषा इसमें से कौन सा है? खड़ी बोली जो है नागार्जुन की भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी है। नागार्जुन की काव्य भाषा के विविध रूप और वर्ण हैं। ये सुधी पाठकों के लिए भी कविता लिखते हैं और आम जनता के लिए भी उनका भाषा संसार संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली से लेकर लोकमानस की आवरण हीन, ठेठ, गमई भाषा तक विस्तृत है। तो नागार्जुन की काव्य भाषा के विविध रूप और वर्ण हैं। ये सुधी पाठकों के लिए भी कविता लिखते हैं और आम जनता के लिए भी उनका भाषा संसार जो है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली से लेकर लोकमानस की आवरण हीन, ठेठ, गमई भाषा तक विस्तृत है। नागार्जुन ने स्वयं को जनकवि भी कहा है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा। तो नागार्जुन ने क्या किया कि मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इस कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। नागार्जुन की प्रमुख कविताएं कौन सी हैं? तो युगधारा 1992, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981 आदि। अगला क्वेश्चन है त्रिशंकु निबंध किसने लिखा? निराला, भारतेंदु, रघुवीर, अज्ञेय। तो त्रिशंकु निबंध किसने लिखा था, ये प्रश्न है। तो अज्ञेय जी जो है त्रिशंकु सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय त्रिशंकु निबंध लिखा है। अज्ञेय जी द्वारा लिखित अन्य निबंध अगर देखें तो त्रिशंकु है 1945, शबरंग और कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मनिपद है इनकी 1960 ईस्वी, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखी कागद कोरे 1972 ईस्वी, अद्यतन 1977, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, संवत्सर भवंती आदि। निराला द्वारा लिखित निबंध है प्रबंध प्रतिमा और प्रबंध प्रतीक्षा और चाबुक भी इनकी जो है निबंध है निराला द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंधों का जनक माना जाता है। भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या माना जाता है? हिंदी निबंधों का जनक माना जाता है। भारतेंदु के विद्या गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं भारतेंदु को कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में क्या है, विचार है। भारतेंदु के प्रमुख निबंध जो है कश्मीर कुसुम है, उदय पूर्वोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि। तो भारतेंदु के प्रमुख निबंध कौन से हैं? कश्मीर कुसुम, उदय पूर्वोदय, कालचक्र, बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। आदि रघुवीर शाह ने मौन नामक निबंध की रचना की। रघुवीर शाह ने कौन सा निबंध? तो मौन नामक निबंध की रचना की। सन 1925 में कौन सी पत्रिका आरंभ हुई? मर्यादा, चांद, कल्याण या माधुरी। तो इसका सही जवाब है कल्याण जो है सन 1925 ईस्वी में पत्रिका आरंभ हुई थी। यह एक मासिक पत्रिका थी। कल्याण पत्रिका जो है गीतावृष गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। तो कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? गीतावृष गोरखपुर से प्रकाशित होती थी। चांद पत्रिका सन 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित होती थी। चांद पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी और यह एक क्या है, साप्ताहिक पत्रिका थी। तो चांद पत्रिका के जो है प्रयाग से प्रकाशित होती थी 1920 में और चांद पत्रिका के संपादक कौन थे? महादेवी वर्मा थी और यह एक क्या था, साप्ताहिक पत्रिका थी। मर्यादा पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। यह प्रयाग से प्रकाशित होती थी। मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन थे भैया? कृष्णकांत मालवीय हैं।
यह एक मासिक पत्रिका थी। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन सन 1922 ईस्वी में लखनऊ से हुआ। माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दुलारी लाल भार्गव हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन है? उदंत मार्तंड है। 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। 34 क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी का एक पत्र साहित्य है, शैली पत्र या पत्र पत्री या चिट्ठी पत्री या कला पत्र। तो चिट्ठी पत्री जो है हिंदी का एक पत्र साहित्य है। चिट्ठी जो है पत्री 2 भाग सन 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस पत्र साहित्य के संकलनकर्ता अमृत राय है। हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह महात्मा मुंशी राम ने सन 1904 ईस्वी को प्रकाशित करवाया। तो अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का पहला पत्र संग्रह कौन सा है, तो महात्मा मुंशी राम ने सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है। इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता है। हिंदी के प्रमुख पत्र एवं संकलनकर्ता या संपादक पत्र संग्रह, संकलन और संकलन करता है। तो ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909। तो संकलनकर्ता कौन है? भगवत दत्त हैं। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार 1909, संकलनकर्ता भगवत दत्त। पत्रावली सुभाष चंद्र बोस। साहित्यिकों के पत्र जो है साहित्यिकों के पत्र 1958 किशोरीदास वाजपेयी। और फाइल और प्रोफाइल 1968 पांडे बच्चन शर्मा उग्र। 35 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जिंदगी मुस्काई किसका संस्मरण है? कन्हैया लाल प्रभाकर का, ब्रजवल्लभ शर्मा, शांति स्वरूप भटनागर, महादेव वर्मा। तो जिंदगी मुस्कुराई किसका संस्मरण है? कन्हैया लाल प्रभाकर जी का है जिंदगी मुस्कुराई। 1953 ईस्वी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। महादेवी वर्मा का संस्मरण पद के साथी 1956 ईस्वी है। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। पद्म सिंह शर्मा के संस्मरण है पद्म पराग 1929, प्रबंध मंजरी। और सहज आत्मीयता तथा गंभीरता पूर्वक किसी व्यक्ति, घटना, वस्तु आदि का पूर्ण रूपेण स्मरण करना स्पष्ट है किस विधा का मूलाधार स्मरण या स्मृति है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण अगर देखें तो झलक 1938 ईस्वी शिवनारायण टंडन का है। झलक किसका है? 1938 ईस्वी शिवनारायण टंडन का। बापू 1940 घनश्याम दास बिरला का है। बापू हमारे आराध्य 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी का है। टूटा तारा 1940 तो राधिका रमण प्रसाद सिंह का है। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी विष्णु प्रभाकर का है। और चिड़िया रैन बसेरा 2002 विद्यानिवास मिश्र का है। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे कि कभी ना हो नए चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। कभी न हो नए चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। यह किसकी पंक्ति है? जायसी की है, तुलसीदास की है, सूरदास, रसखान। तो तुलसीदास की है कि कभी न हो नए चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा रचित है, जो कि रामचरितमानस से क्या है? उद्धृत है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में 7 कांड या सोपान है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला नंबर बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम एवं लोक मंगल के लिए किया है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस रसखान को सुनाया था। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ वैराग्य संदीपनी, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। जायसीकृत प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि। सूरदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ सूरसागर, साहित्य लहरी। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था।
इनकी प्रमुख कृति कौन सी है? सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। तो ये 36 क्वेश्चन था। अब 37 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रयोगवादी कवि जो है भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं? कल्पना शक्ति को, ठोस बौद्धिकता को, सृष्टि की उन्मुखता को, या परंपरागत मूल्यों को? तो ठोस बौद्धिकता को जो है प्रयोगवादी कवि जो है इस भावुकता के स्थान पर स्वीकार करते हैं। प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। प्रयोगवाद का प्रारंभ जो है अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के साथ हुआ। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। प्रयोगवाद को प्रवर्तित करने का श्रेय सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ की अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। प्रयोगवादी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो पहला नंबर अहमवादी प्रवृत्ति का प्रधान, बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। रघुवीर शाह क्या कहते हैं कि प्रयोग जो है कलात्मक अनुभव का क्या है? क्षण है। इनमें से कौन सा रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी का है? कुंजी बिहारी, कुल्ली भाट, रेखाएं बोल उठी, माटी की मूर्तें। तो माटी की मूर्तें जो रेखा चित्र हैं ये रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के प्रमुख रेखा चित्र हैं लाल तारा है 1937 ईस्वी, माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, गेहूँ और गुलाब 1950, मील के पत्थर इनके रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र जो है अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। रेखाएं बोल उठी 1949 ईस्वी देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा रचित रेखा चित्र है। कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास है। 39 क्वेश्चन है कि मात्रिक छंदों में ही किसने समस्त काव्य की रचना की थी? तो मात्रिक छंदों में ही किसने समस्त काव्य की रचना की थी? अज्ञेय, अमीर खुसरो, केदारनाथ सिंह, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही जवाब जो है सुमित्रानंदन पंत ने मात्रिक छंदों में ही समस्त काव्य की रचना की थी। तो पंत जी के बचपन का नाम अगर देखें तो सुमित्रानंदन पंत ने मात्रिक छंदों में समस्त काव्य रचना की थी। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में कौशानी, अल्मोड़ा और मृत्यु 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृत का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित प्रथम कविता जो है गिरजे का घंटा है 1916 ईस्वी है। पंत जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की जो गांधी जी के जीवन पर आधारित है। तो सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य की रचना की जो किसके जीवन पर आधारित है? गांधी जी के जीवन पर आधारित है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अज्ञेय द्वारा रचित काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा हेरी ये सभी अज्ञेय द्वारा रचित काव्य संग्रह है। केदारनाथ सिंह के प्रमुख काव्य कृतियाँ अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस। तो ये सभी केदारनाथ सिंह के प्रमुख काव्य कृतियाँ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का आदिकवि कहा जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुखरियों में उक्ति व चित्र की प्रधानता है। 40वां क्वेश्चन है कि मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्ध है, सीमित है। मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्ध है, सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्ध है, सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। तो मैथिली शरण गुप्त का है पंत नागार्जुन प्रसाद। तो सी सही है। नागार्जुन का है कि मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्ध है, सीमित है, आटा दाल नमक लकड़ी के जुगाड़ में। तो नागार्जुन का ये नागार्जुन के काव्य में सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर उनके विचार साम्यवादी सिद्धांतों के अनुरूप व्यक्त हुए हैं।
नागार्जुन समाजवादी जीवन दर्शन के समर्थक हैं। नागार्जुन की कविता का कथ्य जो है शोषित दुख में डूबी जनता का यथार्थ चित्रण है। इसके साथ ही स्वयं भीषण परिस्थितियों से गुजरकर होने वाली अनुभूति का अंकन भी है। नागार्जुन 1911-1998 का जन्म तरौनी दरभंगा बिहार में हुआ था। इनके पिता गोकुल मिश्र तथा माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा के स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का क्या है, मैनिफेस्टो है। 41 क्वेश्चन की बात करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति जो संवत 1967 में प्रकाशित हुई थी कौन सी है? रंग में भंग, प्रतिध्वनि, श्रृंगार लहरी, कुमकुम। तो ये रंग में भंग है, ये सही है। मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति कौन सी है? रंग में भंग, संवत 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत 1950 ईस्वी तथा प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें क्या राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया? मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं किसान, सिंहराज, भारत भारती, जय भारत, साकेत, विष्णुप्रिया, यशोधरा आदि। प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह है। श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की एक प्रसिद्ध कृति है। कुमकुम 1939 ईस्वी बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। भरत मुनि के कथनानुसार किस रस के स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं? श्रृंगार रस, बीभत्स रस, शांत रस, हास्य रस। तो भरत मुनि के कथनानुसार किस रस के स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं? तो सी सही है, शांत रस जो है ये भरत मुनि के कथनानुसार स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं, शांत रस को। तो भरत मुनि के कथनानुसार शांत रस स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है और भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है जिसमें नाटक के सभी बच्चों का विवेचन किया गया है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि है। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव एवं शेष 8 जो है सात्विक भाव है। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। तो प्रश्न यह था कि भरत मुनि के कथनानुसार किस रस को स्थायी को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है? तो शांत रस को। कबीर के दूसरे गुरु कौन थे? रामानुजाचार्य, शेख तकी, आत्माराम, रामानंद स्वामी। तो शेख तकी थे कबीर के दूसरे गुरु, शेख तकी थे। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर का जन्म 1398 से 1518 काशी में तथा मृत्यु मगहर में हुई थी। इनके पिता का नीरू तथा माता का नीमा था। इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास के संत काव्य धारा का प्रथम कवि मानते हैं। कबीरदास संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की। रामानंद स्वामी के गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद स्वामी ने रामावत संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। 44 क्वेश्चन की बात करेंगे कि जायसी की भाषा और शैली क्या है? संस्कृति, लोक भाषा, चित्रात्मक, ठेठ अवधि, दोहा, चौपाई और ब्रज कुंडल। तो इनकी जो भाषा है जायसी की ठेठ अवधि है और दोहा चौपाई है। जायसी की भाषा और शैली ठेठ अवधि, दोहा चौपाई है। जायसी की भाषा ठेठ अवधि और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों से कई बातों में विभिन्नता है। जायसी सूफी फकीर शेख मोहीउद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे। ये अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसीकृत महत्वपूर्ण ग्रंथ पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम आदि हैं। जायसीकृत पद्मावत में 57 खंड हैं और इनका जो है प्रिय अलंकार जो है उत्प्रेक्षा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली जो है ट्रेजिक कृति कहा है। किसने? विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है।
रासो नाम किस शब्द से बना है? राजस, रसायन, रसोधन या रास से? तो रासो नाम जो है रसायन शब्द से बना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण जो है वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गार्षा दत्तासी कहते हैं इसे, मूल शब्द राजसूई कहते हैं। हरप्रसाद शास्त्री राजयश कहते हैं। नरोत्तम स्वामी राशक कहते हैं और काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य कहते हैं इसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रसायन, रास या रासो कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की बात करें तो रास कहते हैं इसे। हजारी प्रसाद द्विवेदी राशक कहते हैं। गणपति चंद्र गुप्त राशक, रास, राशा और रासो, ये सभी जो है गणपति चंद्र गुप्त जो है रासो नाम शब्द के बारे में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुजान रसखान में किस विषय पर कवित्व सवैया है? सुजान रसखान में किस विषय पर कवित्व सवैया है? राम विषयक, प्रकृति विषयक, कृष्ण विषयक या नारी विषयक? तो सी सही है, कृष्ण विषयक जो है सुजान रसखान में कृष्ण विषयक जो है कवित्व सवैया है। सुजान रसखान में कृष्ण विषयक पर कवित्व सवैया का प्रयोग किया गया है। सुजान रसखान की प्रमुख कृति है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है? रसखान ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। रसखान की प्रमुख कृतियाँ सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में 1533 में तथा मृत्यु 1618 ईस्वी में हुआ। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है अप्सरा, विवर्त, टूट कांटे या लगन। तो 20 है विवर्त जो है ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। विवर्त 1953 ईस्वी जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। विवर्त उपन्यास में भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का वर्णन है। विवर्त उपन्यास में भुवन मोहिनी का एवं जितेन की प्रेम कथा का वर्णन है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय क्या है? काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? परख है, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि हैं। तो जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास क्या हैं? परख है, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुगदा, विवर्त व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध आदि है। अप्सरा जो है 1931 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। अप्सरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास 1931 ईस्वी। और टूटे कांटे जो है वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। लगन जो है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास है। तो टूटे कांटे किसका है भैया? वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है। और लगन वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित सामाजिक उपन्यास है। अप्सरा 1931 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। 48 क्वेश्चन की बात करेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का विद्वता से प्रभावित होकर किसने उन्हें डी लिट की उपाधि दी है? कोलकाता विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का विद्वता से प्रभावित होकर डी लिट की उपाधि दी है लखनऊ विश्वविद्यालय। हजारी प्रसाद द्विवेदी की विद्वता से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि प्रदान की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907-1969 उत्तर प्रदेश के जो है बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? 1907-1969 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जो है आरत दुबे का छपरा ओझवलिया नामक गांव में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी को 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी द्वारा रचित आलोक पर्व निबंध के लिए 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा अनामदास का पोथा। 49 क्वेश्चन है कि जब वल्लभाचार्य से सूर की भेंट हुई तब उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए? जब वल्लभाचार्य से सूर की भेंट हुई
तब उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए? श्रृंगार संबंधी, हठयोग संबंधी, विनय संबंधी, भक्ति संबंधी। तो सी से इसका जवाब भी है, विनय संबंधी जो है क्या सुनाए? पद सुनाए थे। तो वल्लभाचार्य की सूर्य से भेंट हुई तब उन्होंने विनय संबंधी पद सुनाए। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य हैं। इनकी भक्ति पुष्टि मार्गी भक्ति है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व ये दास्य भक्ति के पद गाते थे। अष्ट छाप में जो है दीक्षित होने के पश्चात ये सख्य भक्ति के गीत गाने लगे। तो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पूर्व ये दास्य भक्ति के पद गाते थे और अष्टछाप में दीक्षित होने के पश्चात ये सख्य भक्ति के गीत गाने लगे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया था। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। सूर्य कहे कह गिगियात है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। 50 क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी कृति है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो प्रेम पथिक, चंद्रहास, तृप्तघास, सिद्धराज। तो ऐसी कौन सी कृति है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो प्रेम पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, बल्कि चंद्रहास, तृप्तघा और सिद्धराज। चंद्रहास, तृप्तघा और सिद्धराज ये सभी जो है मैथिली शरण गुप्त की कृति है। प्रेम पथिक जो है 1913 ईस्वी में किसकी है? जयशंकर प्रसाद की क्या है? काव्य कृति है। प्रेम पथिक क्या है? 1913 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। प्रसादकृत प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया था, बाद में इसका अनुवाद इन्होंने खड़ी बोली काव्य भाषा में किया। चंद्रहास, तृप्तघा, सिद्धराज गुप्त जी की रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियों की बात करें तो साकेत है 1931 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी में, झंकार 1929 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, हिंदू भी रचना 1927 ईस्वी इनकी है, पंचवटी 1925 ईस्वी, बैतालिक आदि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को क्या कहा? सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया कि मार्क्स की पुत्री जो है जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा। मैथिली शरण गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधु उपनाम से अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? 20वीं शताब्दी, अंतिम आकांक्षा, मौर्य विजय, प्रगति और परंपरा। ऐसी कौन सी रचना है जो डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? तो प्रगति और परंपरा जो रचना है ये रामविलास शर्मा की कृति है। रामविलास शर्मा छायावाद उत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हैं। रामविलास शर्मा ने विचार या चिंतन प्रधान निबंध लिखे हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह की बात करें तो प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी है, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 ईस्वी, आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी, परंपरा का मूल्यांकन 1981 ईस्वी आदि। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी किसकी है? नंद दुलारी वाजपेयी का निबंध है। मौर्य विजय की बात कर लें तो 1914 ईस्वी और अंतिम आकांक्षा जो है ये किसकी है? सिया राम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 52 क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई। महाराज कौन थे? राज प्रताप सिंह थे, जय सिंह थे, उदय सिंह थे या गोपाल बहादुर सिंह थे? तो बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई। महाराज कौन थे? तो जय सिंह जो बिहारी के समय के राजा थे वो महाराज जय सिंह थे। तो बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई, वह राजा कौन थे? जय सिंह थे। बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और राजा जयसिंह के राजकवि थे। राजा जयसिंह अपने विवाह के बाद अपनी नववधू के प्रेम में राज्य की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तब बिहारी ने उन्हें यह दोहा सुनाया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। कहते हैं कि यह दोहा सुनकर राजा की आंखें खुल गई और वह पुनः अपने राज्य कार्यों को देखने लगा।
53 क्वेश्चन की बात करें, पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है, तो उदार राष्ट्रीयता, विरोचित तत्व या भक्ति ऋतु उद्दीपन तत्व या प्रकृति साक्ष्य तत्वों का या बुद्धि रागात्मक कल्पना तत्व का। तो इसका सही जवाब है जो पद्मावत में है तत्वों का प्रतिपादन बुद्धि का, रागात्मक का, कल्पना तत्व का। तो पद्मावत में बुद्धि रागात्मक कल्पना तत्वों का प्रतिपादन किया गया है। मलिक मोहम्मद जैशी कृत पद्मावत 1540 ईस्वी को निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी परंपरा का प्रवर्तम काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप में हुआ है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक हैं। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। कवित्व और भाव व्यंजकता की दृष्टि से पद्मावत अत्यंत उच्च कोटि का काव्य है। पद्मावती के सौंदर्य, नागमती के विरह, रत्नसेन के साहस, त्याग एवं शौर्य की व्यंजना इसमें अत्यंत प्रभाव उत्पादक शैली में हुई है। भारतीय कथा काव्य के प्राय सभी रूढ़ियों एवं प्रवृत्तियों का नियोजन इसमें सफलतापूर्वक हुआ है। पद्मावत की भाषा अवधेय है तथा छंद योजना में नियमित रूप में चौपाई व दोहे का प्रयोग हुआ है। जैसी कृत अन्य प्रमुख कृतियाँ अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, ये सभी रचना जो है जैसी कृत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 55 क्वेश्चन है, किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए? किसने केशव को 21 ग्राम दान में दिए? बोधा सिंह, इंद्रजीत सिंह, वीररस या रामशंकर। तो ऐसे कौन से हैं जो 21 ग्राम दान में दिए केशव को? तो 20 है इसका जो इंद्रजीत सिंह है। तो राजा इंद्रजीत सिंह ने केशवदास को 21 ग्राम दान में दिए थे। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। केशवदास ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इंद्रजीत की ओर से इन्हें 21 ग्राम दान में दिए गए थे। केशवदास अलंकारवादी राम भक्त कवि थे। इनकी भक्ति गृहस्थ जीवन की भक्ति थी। इनकी काव्य शैली दो रूपों में, पहला मुक्तक काव्य शैली, दूसरा प्रबंध काव्य शैली में विभक्त है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रजभाषा को अपनाया है, जिस पर एक और बुंदेलखंडी प्रभाव है तो दूसरी ओर क्या है, तत्सम शब्दावली का। केशवदास की रचनाओं की बात करें तो रामचंद्रिका है इनकी रचना, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास की हैं। केशव की रामचंद्रिका रीतिकालीन संवाद योजना की सर्वोच्च रचना मानी जाती है। रामचंद्रिका में छंदों की विविधता के कारण रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका में छंदों की विविधता के कारण इसे क्या कहा? छंदों का अजायब घर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को क्या कहा? कठिन काव्य का प्रेत तथा हृदयहीन कवि कहा है। तो किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को क्या कहा? कठिन काव्य का प्रेत तथा हृदयहीन कवि कहा है। अगला क्वेश्चन है 55 की, मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन थे? विष्णु खरे थे, विद्यापति, धर्मवीर भारती, पंत। ऐसे कौन से मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन है? तो सी है धर्मवीर भारती। मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन थे? धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती 1926-1927 ईस्वी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। प्रारंभ में ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे। 1987 ईस्वी तक धर्मयुग पत्रिका के संपादक भी रहे धर्मवीर भारती। कवि के साथ साथ ये विशिष्ट कथाकार, नाटककार और समीक्षक भी थे। धर्मवीर भारती की आरंभिक कविताएं बहुत कुछ किशोर भावुकता से युक्त हैं। इन कविताओं में लोक जीवन या परिवेश की मस्ती और उल्लास के स्थान पर उदासी और सूनापन की अधिक ही उभरता है। धर्मवीर भारती के काव्य एक बहुत बड़ी विशेषता है उसकी मूर्तता और पारदर्शिता, जो उसके परिवर्ती गंभीर और चिंतन संवलित काव्यों में भी लक्षित होती है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं।
भारती जी की प्रमुख रचनाएं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी है, अंधा युग 1955 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, शाद गीत वर्ष 1959 ईस्वी, देशांतर, प्रेमथ्यु गाथा। कनुप्रिया में क्या है कि राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है कनुप्रिया में। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। प्रेमथ्यु कौन है? तो एक यूनानी कौन है? पौराणिक पुरुष है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 56 क्वेश्चन है कि प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता कौन है? प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता धनपाल, लक्ष्मीधर, मेरुतुंग, हेमचंद्र। ऐसे कौन से कवि हैं जो प्राकृत पैंगलम के संकलन करता है? लक्ष्मीधर सही जवाब है, बी सही है कि प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं, जिसका रचना काल 14वीं शताब्दी है। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पैंगलम की टीका जो है बंशीधर नामक विद्वान ने लिखा है। और अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन है? धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कथा की रचना की। कौन सी कथा की? भविष्यत कथा की। किसने की? धनपाल ने। कब की? 10वीं सदी में। जैनाचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ अगर देखें तो कुमारपाल चरित इनकी जो है रचना है। प्राकृत व्याकरण है, छंदों अनुशासन है और देसी नाममाला कोश आदि ये सभी जैनाचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। इनके व्याकरण का नाम हेमचंद्र शब्दानुशासन है। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत में की। 57 क्वेश्चन की बात करेंगे कि दूसरे महायुद्ध के बाद अज्ञे ने अपना एक मासिक पत्र चलाया, उसका नाम क्या था? विद्रोह, युगांतर या बोध या प्रतीक। ऐसा कौन सा पत्रिका है, मासिक पत्र है जो अज्ञे ने दूसरे महायुद्ध के बाद अपना एक मासिक पत्र चलाया, उसका नाम क्या था? प्रतीक था। डी सही है। तो दूसरे महायुद्ध के बाद अज्ञे ने प्रतीक 1947 ईस्वी नामक मासिक पत्र चलाया था। अज्ञे का जन्म 1911 1987 कसिया देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे का जीवन यायावरी और क्रांतिकारी रहा है। कवि के साथ साथ ये प्रख्यात कथाकार, समीक्षक और चिंतक विचारक भी हैं। अज्ञे को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिनमान और प्रतीक संपादक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर जो है प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। प्रतीक प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, पुष्पकरणी 1959 ईस्वी, रूपाम्बरा 1960 ईस्वी अज्ञे द्वारा संपादित काव्य संकलन है। अज्ञे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक और नई कविता का जनक कहा जाता है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी अज्ञे ने प्रयोगवाद संबंधी मान्यताओं का जिक्र किया है। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? कितनी नावों में कितनी बार? 1967 ईस्वी। अज्ञे ने वत्सल फाउंडेशन नामक साहित्यिक संस्था की क्या की थी? स्थापना की। तो ये कौन सा 57 क्वेश्चन था। 58 क्वेश्चन की बात करेंगे। छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्व में क्या दिखते हैं? छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्व में क्या दिखते हैं? राजनैतिक छाया, समाजवादी छाया, प्राणों की छाया, जनमंगल की भावना। तो छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्व में क्या दिखते हैं? प्राणों की छाया, सी सही है। तो छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में प्राणों की छाया देखते हैं। छायावादी कवि व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। प्रसाद, निराला आदि कवियों ने अधिकतर अपने सुख दुखमयी अनुभूति को ही मुखर किया है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में प्रणय में संबंध विविध मानसिक अवस्थाओं की आशा, आकुलता, आवेग, तल्लीनता, निराशा, पीड़ा, स्मृति, विषाद आदि का अभिनव एवं मार्मिक चित्रण मिलता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के संबंध में कहा है कि मानव अथवा प्रकृति के
सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। क्या नंदुलारे वाजपेयी ने छायावाद के संबंध में कहा कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। कौन? आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का क्या मानते हैं? प्रवर्तक मानते हैं। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में क्या माना जाता है? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता। अगर आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं, छायावाद के कवि चतुष्ट हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा। छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पृथ्वी राज रसों में प्रधान रस क्या है? हास्य, शांत रस, वीर रस या श्रृंगार रस? तो वीर रस है। पृथ्वी राज रसों में प्रधान रस वीर रस है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि चंदा हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वी राज रसों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद क्या माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वी राज रसों हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को दिल्ली नरेश, पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। चंद्रबरदाई ने इस ग्रंथ में अनेक घटनाओं का समावेश किया है तथा कुछ घटनाएं बाद में भी चारणों ने जोड़ी है, जिससे ऐसा लगता है कि यह काव्य एक घटनाकोश है, परंतु समस्त घटना चक्र के भीतर कवि ने अपनी नियोजित रूप में विस्तार किया है। अतः इसे महाभारत की तरह एक विशाल महाकाव्य मान सकते हैं। इस काव्य में दो रस प्रमुख है, श्रृंगार और वीर। ये दोनों रस पृथ्वी राज चौहान के चरित्र के दो पार्श्व उन्मुक्त करते हैं। वह जितना वीर है उतना ही श्रृंगार प्रेमी भी है। कवि ने एक ओर तो युद्धों के वर्णन में वीरता और पराक्रम की अद्भुत सृष्टि की है, दूसरी ओर रूप, सौंदर्य और प्रेम के भी सरस चित्र उतारे हैं। नारी दोनों रसों के केंद्र में है, उसे पाने के लिए युद्ध होते हैं और पा लेने पर यौवन का विलास पक्ष अपनी पूरी रमणीयता के साथ उभरता है। नाभादास जी किस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। तो नाभादास जी जो है किस शाखा के प्रसिद्ध कवि? तो राम भक्ति शाखा के जो है प्रसिद्ध कवि हैं। नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास था और डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। नाभादास ने संवत 1642 ईस्वी के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा है। सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधिनी शीर्षक से ब्रजभाषा के कवित्व सवैया शैली में लिखी है। नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की है।